हेलो बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रिज्म। काफ़ी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर बहुत धीरे चल रहे हो आप, तो प्रिज्म अपन स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा मैं अब एक्सेलरेट करूँगा। तो यहाँ पे प्रिज्म आपने प्रैक्टिकली देखा है, ये प्रिज्म है और ये डिस्पर्जन हो रहा है कि वाइट लाइट आ रही है और ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है। तो दिस इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन तो अपन बाद में पढ़ ही लेंगे, अभी तो अपन प्रिज्म की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और प्रिज्म में लाइट का डिविएशन कैसे निकालते हैं वो पढ़ते हैं। तो आपको दिख रहा है ये एक प्रिज्म है ना, आइसोसेलेस प्रिज्म है। और आइसोसेलेस प्रिज्म क्या होता है, जिसकी दो साइड्स एटलीस्ट दो साइड्स इक्वल है, तीनों इक्वल है तो इक्विलैटरल कहलाएगा। तो अगर आपको प्रिज्म के बारे में कुछ ना दिया जाए कि वो कैसा है, तो आपको उसको आइसोसेलेस मानना है। मतलब आपको ये मानना है कि प्रिज्म की दोनों रिफ्रैक्टिंग साइड्स इक्वल होंगी। जिन दो साइड पे रिफ्रैक्शन हुआ है ना, इस पे और इस पे, ये साइड्स इक्वल होंगी। दिख रहा है, ये मानना है आपको ऑटोमेटिकली। और अगर दिया हुआ है कुछ कि ये इक्वल नहीं है, या ये दिया हुआ है कि इक्विलैटरल है, तो इक्वल है ही, तो आप उस हिसाब से उसको कर सकते हो। पर एज फार एज समथिंग इज नॉट गिवन, तो आपको उसको क्या मानना है, ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रिज्म मानना है। ठीक है, ये सिचुएशन में क्या है कि अच्छा, ये कुछ टर्मिनोलॉजी में बता देता हूँ। जो दो साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसेलेस प्रिज्म में, उनके बीच का एंगल होता है प्रिज्म एंगल ए या एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। ये कुछ भी आप इसको मान सकते हो। और जो इसके सामने वाला साइड होती है उसको बेस ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब जो है कि एक लाइट रे यहाँ से आ रही है इस तरीके से, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आई, और जब ये डेंसर प्रिज्म में एंटर होगी तो ये इसके नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, और ये एंगल कितना हो गया R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरे सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है R2, दिख रहा है, और दूसरे सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है E, और E वही एंगल है जिसपे ये रे प्रिज्म से बाहर निकल रही है। तो E को हम इमरजेंस एंगल भी बोलते हैं, I को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं, A को हम प्रिज्म एंगल बोलते हैं। अब आप सोचो कि ये रे अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये अपने पाथ पे ऐसे जा रही थी सीधी, ये देखो, पर प्रिज्म की वजह से ये रे निकली ऐसे, तो ये सीधी जाते जाते ऐसे मुड़ गई, प्रिज्म की वजह से ऐसे जाके ऐसे मुड़ गई। तो ये डिविएट कितना हुई, नीचे की तरफ डिविएट होगी ना, कितना होगी, डेल, मान लो डेल। अब हमारा एनालिसिस डेल को निकालने में ही पूरा फोकस्ड रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये बताओ कि जो क्वाड्रिलेटरल है BEOF, क्वाड्रिलेटरल BEOF, इसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल O, जी एंगल है O और A एंगल है, इसको मैं लिख देता हूँ एंगल O। तो एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, समझते हो आप, क्लियर है। और फर्स्ट इक्वेशन, एंगल R1 प्लस एंगल R2 जो है वो किसके इक्वल है, वो 180 माइनस O के बराबर है। देख लो आप, ट्राइंगल है ना। तो ये सेकेंड इक्वेशन, तो बाय 1 and 2 A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। 1 और 2 से A जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर है। थर्ड इक्वेशन, एक तो इम्पोर्टेंट, जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी ना मैं उसको बॉक्स में डाल दूंगा बेटा, और मैं इस बॉक्स को कलर्ड बना देता हूँ ताकि आप याद रखें इसको। ठीक है, तो ये बॉक्स में डाल दिया मैंने इसको। अब आते हैं अपन, ये तो एक बात हो गई। अब बताओ कि एंगल GEF कितना है, GEF, एंगल GEF, आप ये देख लो, ये एंगल, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट I, ये I है, ये भी I होगा, तो ये कितना होगा, सिर्फ इतना, ये एंगल होगा I माइनस R1 होगा। तो ये एंगल हो गया I माइनस R1, और ऐसे ही एंगल GFE कितना है, GFE वो हो जाएगा E माइनस R2, GFE हो जाएगा E माइनस R2। अब डेल जो है इज
exterior angle, del is exterior angle of triangle GEF, GEF का एक्सटीरियर एंगल है डेल। तो डेल जो है वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो डेल हो गया I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, आ गया डेल। तो डेल आ गया यहाँ से I1 प्लस I2 माइनस A। अब ये कैसे आया, क्योंकि R1 प्लस R2 किसके बराबर है, इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया, थोड़ा बॉक्स को बोल्ड बना देते हैं। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई हमारी इंपॉर्टेंट, कि I1 प्लस I2 किसके बराबर है, R1 प्लस R2 किसके बराबर है, A। इक्वेशन थर्ड देख लो आप। तो एक तो बेटा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, ये R2 नहीं आएगा एक्चुअली, ये सॉरी मैंने गलती से लिखा है, तो ये आ जाएगा आपका I1 भी नहीं आएगा, ये हो जाएगा I प्लस E माइनस है ना, I प्लस E माइनस A। ये क्योंकि R1 प्लस R2 A के बराबर है, तो ये डेल का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो डेल सबसे पहले जो है अब बात करते हैं अपन कि स्नेल्स लॉ क्या बोलता है। स्नेल्स लॉ बोलता है कि 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R1, ठीक है, और म्यू साइन R1 इज इक्वल टू 1 साइन E, सही है। फॉर स्मॉल एंगल्स पता होगा आपको, फॉर स्मॉल एंगल्स, कितने स्मॉल एंगल्स, लेस देन एंगल्स विच आर लेस देन 10 डिग्री। 10 डिग्री से कम एंगल्स के लिए साइन थीटा थीटा ही होता है ऑलमोस्ट, टैन थीटा थीटा ही होता है, और कॉस थीटा 1 होता है। तो साइन I को लिख दिया I, दैट इज इक्वल टू म्यू R1। साइन E को लिख दिया E, दैट इज इक्वल टू म्यू R2, और डेल में रख दिया, डेल के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है ना I प्लस E माइनस है, उसमें रख दिया, तो म्यू कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 माइनस है। अब बेटा ऑलरेडी हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 किसके बराबर है, R1 प्लस R2 A ही तो है, तो डेल कितना आ गया, डेल आ गया म्यू माइनस 1 इंटू A। ये एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया आपके लिए, है ना, फिफ्थ। पर ये वैलिड कब है, ये वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर A लेस देन 10 डिग्री। प्रिज्म एंगल जब 10 डिग्री से कम है तो ये फॉर्मूला वैलिड होता है। क्लियर एकदम। तो बेटा ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे, अपन ने यहाँ निकाले ये दो फॉर्मूले, जिसमें अपन ने प्रिज्म का डिविएशन निकाला दोनों फॉर्मूले में। और जो पहला फॉर्मूला है I प्लस ई माइनस ए, और दूसरा फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 इंटू ए। इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे पहले फॉर्मूले में तो आप कभी भी लगा सकते हो इस फॉर्मूले को, पर जो दूसरा फॉर्मूला है वो तभी लगता है जब जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो 10 डिग्री से कम है, और बाकी सारे एंगल भी ऑब्वियसली 10 डिग्री से कम है। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो प्रिज्म का डिविएशन निकालने के लिए। और इस केस में ये डिविएशन किसकी तरफ हुआ है, बेस की तरफ। तो मैं ये भी लिख देता हूं कि इन दिस केस deviation del occurs towards the base of the prism। ठीक है, तो ये एक अपन ने बेसिक प्रिज्म का पढ़ा। बेटा इसके अगले टॉपिक में मैं और भी चीज़ें इसके बारे में लेके आऊँगा, आप देखते रहिए। थैंक यू।
और सब्सक्राइब कीजिए यूनिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स।